हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिएक्शन ऑफ बेंजीन, या इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बट मैं बच्चों एक बात बताऊं कि एरोमेटिक कंपाउंड तो आपने पढ़ लिया, बट उसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें मिला बेंजीन। और अभी जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो बेंजीन से रिलेटेड ही सारे रिएक्शन पढ़ेंगे लगभग। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। सबसे पहली बात की रिएक्शन शो क्यों करता है, शो करता है तो किस तरीके का रिएक्शन शो करेगा, उसके बाद क्या उसका मैकेनिज्म होगा, किस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैं डिस्कस करने वाला यहाँ पे कि आखिर रिएक्शन बेंजीन जो शो करता है उसका टाइप क्या होता है, कौन सा टाइप का रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एडिशन रिएक्शन भी होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन अल्काइन, वो शो करते हैं कि एडिशन रिएक्शन। और जो अल्केन है, अल्केन, ये शो करता है क्या, सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो सेचुरेटेड कंपाउंड है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। अब अगर मैं बात करूं बेंजीन का, तो देखो बच्चों, ये जो बेंजीन है ये कैसा है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसका कितना है, 4। लेकिन आपको पता होगा कि बेंजीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक सिस्टम है, क्लोज कॉन्जुगेशन है। ठीक है, सारे एटम जो भी यहाँ इन्वॉल्व है sp2 हाइब्रिडाइज है। इस वजह से ये एरोमेटिक हो जाता है, और चूंकि एरोमेटिक है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो बहुत ज्यादा स्टेबल होने के वजह से ये नॉर्मल अनसेचुरेटेड कंपाउंड की तरह रिएक्शन शो नहीं करता, ये सेचुरेटेड कंपाउंड की तरह रिएक्शन शो करता है। और जैसे सेचुरेटेड कंपाउंड अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसी तरीके से बेंजीन में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। तो नंबर 1 बात कि एडिशन, एडिशन में कितने टाइप का एडिशन आपको पढ़ाया गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब एक्स्ट्रा आके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐड। आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आखिर ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होना पड़ता है। तो मान लो अगर आप पाई बॉन्ड ब्रेक करवा के यहाँ पे ऐड करा दी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो फिर इसका एरोमेटिसिटी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अपने एरोमेटिसिटी को लॉस करना नहीं चाहेगा, तो इस वजह से ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि जो बेंजीन है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एंड जो इसका प्रोडक्ट भी होगा उसमें स्टिल एरोमेटिसिटी मेंटेन ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसमें हेडिंग में आप लिख लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आप पढ़ने जा रहे हो। यहाँ पे कितने टाइप के यहाँ पे रिएक्शन होंगे, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, उनके मैकेनिज्म क्या है, उनके कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे वो मैकेनिज्म इफेक्ट होगा, ये रिएक्शन इफेक्ट होगा, सारी बातें यहाँ पे बारीकियां से एकदम मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको ध्यान से सुनना है एंड बाद में अप्लाई करना है। हेडिंग में लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक इसमें लिखेंगे सही से आप, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी होगा तो किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, जिसको ई प्लस रिप्रेजेंट करते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं EASR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है बच्चों कि एरोमेटिक तो है, बट एरोमेटिक में भी ऊपर बाहर आ गया कौन, बेंजीन।
तो यहाँ सारे कंपाउंड जो भी आप यहाँ पढ़ने वाले रिएक्शन वो बेंजीन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये आपने ले लिया बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ यहाँ जितने भी कार्बन है हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपको पता होगा कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ क्या आपका पी और पी ऑर्बिटल। जैसे बोलने का मतलब ये है कि अगर ये बेंजीन इस तरीके से है, जैसे ये बेंजीन मान लो इस प्लेन पे है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इसके प्लेन पे, तो ये जो पाई बॉन्ड बना होगा वो साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ क्या आपका पी और पी ऑर्बिटल। मतलब पाई में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका 50% किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और 50% किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मान लो कि बेंजीन रिंग हमारे हाथ पे है, ठीक है, तो हमारे हाथ के ऊपर 50% जाएगा क्या आपका पाई इलेक्ट्रॉन, और 50% किधर जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रोफाइल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स बेंजीन रिंग अट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस बेंजीन रिंग कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने का क्षमता रखता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यार निगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, समझ गए, तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा उधर ही अट्रैक्ट होगा। तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बना है, साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 50% ऊपर चला गया और 50% किधर चला, बेंजीन रिंग के नीचे। तो अपवर्ड डायरेक्शन से या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से किधर भी अट्रैक्ट होके इंटरेक्शन करेगा उस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, और उस इंटरेक्शन के ड्यूरेशन में ये एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में भी मैं आपको बताया हूं कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो पाएगा कि इस पाई बॉन्ड या इस पाई बॉन्ड या इस पाई बॉन्ड, कोई क्लियर नहीं है। देखो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी है नीचे भी है, तीनों के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अभी ये अट्रैक्ट होकर पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि ये हो गया आपका क्या, बेंजीन रिंग, इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो ऊपर होगा वो अट्रैक्ट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये जो है ये क्या हो गया आपका पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो अनस्टेबल होता है। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल। ठीक है, ये अनस्टेबल। अब उसके बाद क्या है बच्चों, इसमें से कोई एक पाई बॉन्ड, कोई भी एक पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन आता है वो जरा आप देखिए। ठीक है, वो देखो, पहले इंटरेक्शन इसका हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, और ये अनस्टेबल है। ठीक है, अब एग्जैक्ट इसको अगर हम इस तरीके से दिखा दें कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इनमें से किसी भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि जो कंडीशन इस कार्बन का है वही इसका है, वही इसका है, वही इसका, वही इसका, वही इसका, सबके सब सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल। ठीक है, कहीं भी जा सकता है, हर कार्बन पे हाइड्रोजन है। मान लो यहां आ रहा है तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, डबल डबल और यहां डबल, तो ये डबल बॉन्ड यह वाला ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन, और इस रिंग का एरोमेटिसिटी क्या हो गया, ब्रेक। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो मतलब जो पहले पाई बॉन्ड था वो भी सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और कंपैरेटिवली सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू क्या आपका पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स में क्लियर नहीं हो रहा है बॉन्ड किसके साथ बना है, जैसे मान लो यहां बेंजीन है
और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, तो दूर से पास आ रहा है, तो अभी तो क्लियर नहीं कि तीनों में से किस बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, तीनों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। और जो स्पेसिफिकली इस बॉन्ड के साथ, यहाँ वाले पाई बॉन्ड के साथ वो उसने इंटरेक्शन करके बॉन्ड बना लिया इधर से इस कार्बन के साथ, ठीक है, तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। मान लो यहाँ से बनाता तो यहाँ आता बॉन्ड, यहाँ आता पॉजिटिव चार्ज, कहीं भी उसी तरीके से जनरेट होता, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंपैरेटिवली स्टेबल। कंपैरेटिवली स्टेबल, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ये कंडीशन है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहाँ, एरोमेटिक कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऊपर और नीचे है वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड देन फाइनली एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये इस तरीके से बना रहा है। अब इसके बाद का बात ये है बच्चों कि पहले ये एरोमेटिक था, बाद में इसका एरोमेटिसिटी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये सब, इस बार ये यहां शिफ्ट हो गया, यहां पे आ गया क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही। तो अगर इसका आप बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड सिग्मा कॉम्प्लेक्स का, तो यहां से यहां पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसके ऊपर एक प्रेजेंट है क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो कंडीशन ये होता है बच्चों कि चूंकि पहले एरोमेटिक था और अब नॉन एरोमेटिक हो गया, तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करना नहीं चाहेगा। अगर एरोमेटिसिटी लॉस हो गया तो कुछ भी करके वो वापस से अपने एरोमेटिसिटी को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में आप ये दिखाओ बाबू, ये दिखाओ या ये दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आइडेंटिकल कंपाउंड है, ठीक है, ये एक दूसरे का ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके बाद क्या होगा, और एक बात मैं बता दूं कि जिस स्टेप में, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट हो रहा है, उसके बाद पाई कॉम्प्लेक्स बना, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, ना के बराबर इसका एग्जिस्टेंस है। इसीलिए जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट इसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पाई कॉम्प्लेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, सीधा सीधा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों कि यहां पे हम बेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो बेस इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई ना कोई एक बेस रहेगा वहां पे, जो बेस इस हाइड्रोजन को होल्ड कर लेगा, तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर चल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर फिर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा, एंड फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें स्टिल एरोमेटिसिटी क्या हो गया, मेंटेन। तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया मैकेनिज्म। वैसे तो डायरेक्ट बच्चा ऐसे भी रट लेगा कि नहीं यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल गया और हाइड्रोजन हट गया, तो ऐसे तो नहीं हो रहा ना बाबू, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल गया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, पाई बॉन्ड ने इस इलेक्ट्रोफाइल को होल्ड किया, बाद में आया पॉजिटिव चार्ज, नॉन एरोमेटिक हो गया, तो स्टिल एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे, इसके वजह से कोई ना कोई एक बेस यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई एक बेस होगा जो इस H को होल्ड करेगा जहां पे इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। अब H को अगर होल्ड करके ले गया बेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, अब मतलब इस कार्बन पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, क्योंकि H+ गया तो कार्बन पे निगेटिव, अब इस कार्बन पे निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, फिर ये आपस में क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड, समझ गए। तो इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा बट पाथ यही रहेगा सबके लिए, ठीक है। और टोटल हमें यहाँ पे 5 तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने मेनली, एंड उसके अलावा जो डिफरेंट काइंड ऑफ और भी होंगे
वो सारे स्टार्टिंग के 5 जो आपको मैं पढ़ाऊंगा उसी पे बाकी का कंडीशन डिपेंड करे, ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो कंडीशन देखें यहां पे क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्शन, प्रोडक्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है X प्लस, जिसको हेलोनियम आयन के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। इसमें Cl प्लस, Br प्लस और I प्लस, ठीक है, क्लोरीनियम, ब्रोमीनियम, आयोडीनियम। इसमें F प्लस हम लोग नहीं लेते क्योंकि F प्लस का फॉर्मेशन करना बच्चों बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहां पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा कि फिर वही बात कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल आया था तो पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, या किसी भी कार्बन पे आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्स लगा देंगे, समझ गए क्या। तो ये कैसे वो पूरा मैकेनिज्म आपको बताया हमने कि पहले अटैक करा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड होल्ड करके लाया, पॉजिटिव चार्ज आया, फिर H प्लस बाहर जाएगा, फिर यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, तो ताकि वापस से एरोमेटिसिटी क्या हो जाए, मेंटेन। अभी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रफ में बता रहा हूं कि ये सब पढ़ने वाले, मतलब इन सभी को वापस डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि आखिर ये X प्लस कैसे बनेगा, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन। सेकेंड है बच्चों NO2 प्लस, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप है। अगर NO2 पे पॉजिटिव चार्ज ये भी बिहेव करता है एज ए क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल, NO2 यहां लग गया, तो ये हो गया आपका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। थर्ड है SO3 का अगर आप एडिशन कराते हैं, ये एग्जिस्ट करता है SO माइनस, O माइनस, O माइनस, इस पे +3, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है SO3H। अच्छा, ये SO3H के यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि बेंजीन अगर प्लेन है उस पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, और अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा, सब्सटीट्यूशन करा रहे तो किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। और लास्ट कंडीशन जो है नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है बच्चों वो 2 टाइप का है, ठीक है, इसलिए टोटल 5, यहां से 3 और यहां से 2, ठीक है। ये है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है R प्लस, जैसे CH3 प्लस, C2H5 प्लस, कोई भी अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा बेंजीन पे क्या लग जाएगा R, ये हो गया। और बी में है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें कैसा बच्चों RC डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज, ही इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो R। तो टोटल मैंने आपको बताया 5 टाइप का यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार इलेक्ट्रोफाइल X प्लस होगा तो हेलोजिनेशन, NO2 प्लस होगा तो नाइट्रेशन, SO3 अगर है तो सल्फोनेशन। और इसके बाद है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप का, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। इससे अलग प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, जैसे मान लो आपको चाहिए कि बेंजीन हो और बेंजीन में NH2 ग्रुप लग जाए, ठीक है, तो इसको कैसे बनाए। तो बच्चों NH2 को डायरेक्ट एडिशन आप करा सके बेंजीन में, ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि NH2 डायरेक्ट नहीं ऐड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी रहता है। तो कैसे बनाएंगे, मेथड ये है कि पहले नाइट्रेशन करा लीजिए और नाइट्रेशन का रिडक्शन करा दीजिए, तो जब ये रिड्यूस होता है नाइट्रो ग्रुप तो अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको बोल रहा है कि नहीं आप ये प्रोडक्ट बनाओ, बेंजोइक एसिड COH लगाना है, तो कैसे लगाएंगे,
तो कुछ मत करिए, अल्काइलेशन करा दीजिए, और अल्काइलेशन का फिर क्या करा दीजिए आप, साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन में पढ़ाया हो ना कि कार्बन में अगर एक हाइड्रोजन है और उसमें साइड चेन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए किसी बेंजीन में एक बार आपने इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा, सब्स्टिट्यूशन करा दिया, और फिर वापस से दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लाए, तो क्या सब्स्टिट्यूट वहां पे होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन ये। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक बार जैसे अगर यहां पे मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। कंडीशन में क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये है कि एक बेंजीन है, इस बेंजीन में एक इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो गया है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, क्या इस बेंजीन में सब्स्टिट्यूट होगा? तो बिल्कुल होगा, बिकॉज अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होगा, फिर पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रोफाइल है E2, वो कहीं भी जाके नहीं ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये किस पोजीशन पे जाके ऐड होगा, किस कार्बन पे, ये डिसाइड करने का क्षमता इस इलेक्ट्रोफाइल के पास है जो ऑलरेडी यहां पे पहले से प्रेजेंट है। ठीक है। ये कंडीशन याद रखिए, या बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट रहेगा वो डिसाइड करेगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कहां जाके सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट तो होगा, ये कंफर्म है। तीसरे बार भी आप सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, एक बार तो हो रहा है इजीली। फर्स्ट टाइम जब सब्स्टिट्यूशन करा रहे ना तो कहीं भी लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां 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 कहीं भी। लेकिन दूसरे बार का सब्स्टिट्यूशन में कहीं भी आप नहीं लगा सकते, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, और वो स्पेसिफिक पोजीशन डिसाइड होगा उस ग्रुप से जो पहले से बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होगा, वही डिसाइड करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई ग्रुप बेंजीन में प्रेजेंट नहीं है तो हर जगह का सिचुएशन सेम, हर जगह का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, तो कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल आ गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है ना तो हर जगह का हुलिया बदल जाता है और हर जगह का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदल जाता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो उसी पोजीशन पे जाकर अटैक करेगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा जहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होगा क्या, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्शन या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। और इस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है। तो यहां तक सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो फर्स्ट है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट, हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है। इसमें सिंपल रिएक्शन क्या है, ये आप देखिए, कुछ नहीं है। सबसे पहले आप एक बेंजीन ले लीजिए, इस बेंजीन का रिएक्शन करा दीजिए X2 से इन प्रेजेंस ऑफ Fe और FeX3, दोनों में से कोई भी। ऐसे तो मैं यहां Fe लिख रहा हूं बट कंडीशन आप याद रखिए, बेंजीन का रिएक्शन आपको कराना है X2 से या फिर X2 से इन प्रेजेंस ऑफ Fe या फिर X2 से इन प्रेजेंस ऑफ FeX3, कोई भी चलेगा। ठीक है। अब देखो इस बेंजीन का हर एक कार्बन सिमिलर है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो सीधा सा एक प्रोडक्ट आप बना दें और उसमें कहीं भी आप X अटैच्ड करा दीजिए। एक प्रोडक्ट ये होगा, दूसरा एक प्रोडक्ट यहां से बनेगा HX, और तीसरा एक प्रोडक्ट बनेगा FeX3। अगर FeX3 आप ऐड करेंगे तो FeX3, अगर Fe ऐड किए तब भी FeX3 एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज एक लाइन में एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन आपको ऐसे रटना नहीं है। आखिर ये कैसे हुआ, ये चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है। किस तरीके हुआ, सबसे पहले इसका जो मैकेनिज्म मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें मैकेनिज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि इसमें हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा और कैसे जनरेट होगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से अटैक कर रहा है, ठीक है, क्या क्या वहां पे कंडीशन जनरेट हो रहा है, वो चीज हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए गौर से आप देखेंगे। सबसे पहले आप इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म, X2 का रिएक्शन अगर आप Fe से कराते हैं तो ये फॉर्म कर लेगा FeX3, ठीक है। इसलिए बोले थे Fe लो तब भी FeX3 ही बनेगा। अगर FeX3 डायरेक्ट लें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये FeX3 जो है वो क्या करता है, एक्स एक्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और ये FeX3 यहां ला लिए। ये जो FeX3 है ना, एक लेविस एसिड है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, FeX3 या AlX3, ठीक है, एक लेविस एसिड है। तो ये क्या करेगा कि इस X को होल्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ X माइनस, और यहां से प्रोडक्ट बनाएगा ये FeX4 माइनस, और साथ में जैसे ये ब्रेक हो रहा है X माइनस में और X प्लस में, ठीक है। तो ये X माइनस तो यहां चला गया, तो ये बचा क्या आपका X प्लस। तो ये जो X प्लस बन रहा है ये कौन सा आयन हो गया आपका, हेलोनियम आयन, और यही क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। हेलोनियम आयन X प्लस, जो कि एक क्या बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो बाबू अभी आपने देख लिया कि आखिर किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट आप देखिए। सेकेंड पार्ट ये है कि हमने बेंजीन ले लिया, हर पोजीशन सिमिलर है, कहीं भी से आप रिएक्शन करा सकते हैं। मान लो यहां से करवा दें, यहां पे एक H है वो दिखा दीजिए, ठीक है। अब ये इधर से X प्लस है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो फर्स्ट स्टेप है इसका, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और यही स्टेप इसका होता है RDS, स्लो स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप पे रेट डिटरमाइन होता है। समझ लो ये स्टेप कंप्लीट हुआ तो आप समझ लेना रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड देन सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हमने आपको बताया कि जब भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें तो डायरेक्ट आप किसको रिप्रेजेंट करिए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को। तो ये इसको होल्ड कर लेगा, ठीक है। और यहां से जैसे ही होल्ड करके यहाँ पे इसको X को लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ लेके आता तो यहाँ पे क्या आता, पॉजिटिव चार्ज। बात बराबर ही है। समझ लो इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और फिर ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये इधर से डबल डबल, यहाँ पे H X, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या है, मान लीजिए आप इसका RS बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ डबल, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल H और ये X। फिर एक और अगर यहाँ इसका बनाते हैं, एक और बनेगा, ठीक है, यहीं तक। और इसका अगर आप बनाते हैं RH, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कैसा बनेगा, HX, यहाँ से आप घूम रहे हैं पाई बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पहले ये जो है कंपाउंड बेंजीन, ये कैसा है, एरोमेटिक है, और ये जो है ये इसका क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट अगर है तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो स्टील ये अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करना चाहेगा, क्योंकि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड का अगर इंटरमीडिएट नॉन एरोमेटिक हो जाता है तो वापस एंड में जब प्रोडक्ट बनेगा तो फिर से वो गेन कर लेगा एरोमेटिसिटी। अब किस तरीके से, तो ये कंडीशन देखिए। इसमें हमने क्या बताया था कि नेक्स्ट स्टेप में अगर रिएक्शन में बेस ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है तो उस बेस का ही यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, और अगर बेस प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी बेस से रिएक्शन करा लेंगे। लेकिन यहाँ प्रेजेंट है FeX4 माइनस, ये हो गया बेस, क्योंकि FeX3 है लेविस एसिड, तो ये हो गया बेस। अब ये बेस इस H को होल्ड कर देगा इन द फॉर्म ऑफ क्या आपका H प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, फिर ये इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये कुल मिला के प्रोडक्ट हो गया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे आ गया X। साथ में बना लेता है बाबू HX, और साथ में बना लेता है ये FeX3।
तो ये इसका हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या इसको वैलेंस कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, वैलेंस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैलेंस कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट, जो कि नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड रेजो स्टेबल कैटाइन। ये जो कैटाइन है वो स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। अब फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि पहले x प्लस कैसे बना वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब x प्लस कैसे बना, तो जब x2 का रिएक्शन हम करा दिए FeX3 के साथ, ये लेविस एसिड है, इसने x को होल्ड कर दिया, x माइनस फॉर्म में तो x प्लस बन गया, तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गया आपका अब बेस। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन अगर हम यहाँ पे कराए तो ये पाइल इलेक्ट्रॉन इसको होल्ड करके यहाँ ले आए, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर बनाया सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसको वैलेंस इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, और ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन एरोमेटिक हो गया ये, तो वापस एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कोई भी बेस चलेगा। अगर कोई भी बेस पहले से प्रेजेंट है, अगर कोई बेस तो उसी का यूज करेंगे, या फिर किसी भी टाइप का बेस यूज कर सकते हैं। इस एच को होल्ड कर लिया, तो होल्ड किया तो एच एक्स बना लिया, यहाँ से एक्स निकला, यहाँ से एच एक्स बना लिया, और यहाँ से FeX3 हो गया, और ये कंपाउंड जनरेट हो गया। तो ये हो गया बच्चों इसका मैकेनिज्म। बोर्ड्स में 12th में आपका इसका मैकेनिज्म आ सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे इसके की पॉइंट के बारे में। की पॉइंट्स, ठीक है, फर्स्ट की पॉइंट कि देखो ये जो स्टेप है ये क्या स्लो है, और ये जो स्टेप है क्या आपका फास्ट स्टेप। ठीक है, तो कंडीशन याद रखें कि यहाँ पे ये जो H निकल रहा है वो फास्ट स्टेप में निकल रहा है, और ये जो है कौन सा स्लो स्टेप में। ये स्टेप कंप्लीट हुआ तो समझ लेना जैसे रिएक्शन क्या हो गया है कंप्लीट। एक बात और, हाइड्रोजन के पोजीशन पे ड्यूटेरियम भी रहे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है किसमें फास्ट स्टेप में, ड्यूटेरियम भी रहेगा किसमें निकलेगा फास्ट स्टेप में। तो इस H के निकलने या D के निकलने पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, रेट तो डिपेंड कर रहा है इसके अटैक करने पे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें लिख लीजिएगा, इन फर्स्ट स्लो स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड में लिखिएगा, इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स also known as valence intermediate which is non-aromatic and resonance stable carbocation, resonance stable carbocation। इसके बाद लिखेंगे in second fast step and in second fast step base takes away the H plus to give substituted benzene as the product, substituted benzene as the product। ठीक है, अब यहां पे बच्चों में आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, तो पी डायग्राम जो बताने जा रहा हूं, ठीक है, इधर हम ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, इधर ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहां पे रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में ये बेंजीन और प्लस एक्स प्लस। आपको पता है इसका इंटरमीडिएट बन रहा है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि एक इंटरमीडिएट दो ट्रांजिशन स्टेट से घिरा रहता है। ठीक है, और जितने ट्रांजिशन स्टेट उतने पहाड़ी बनेंगे। इसका जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, देखिए, और जो इंटरमीडिएट होता है वो ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट लिव्ड होता है, हाईली इनस्टेबल, बहुत कम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आ गया TS1, यहाँ पे आ गया TS2, और ये हो गया क्या आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ना, जो कि आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे X और ये पॉजिटिव चार्ज,
तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया इंटरमीडिएट। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, तो सीधा आप प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यहाँ एक्स लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, बेंजीन पे एक्स लगा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं जरा TS1 और TS2 का। जरा देखिए, इसके बाद लिख लीजिएगा TS1। TS1 में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट के इधर वाला TS1 जिसमें एक्स यहाँ से धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा है और ये पाई बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन जरा देखें, कंडीशन ये है कि यहाँ इस कार्बन पे बॉन्ड बना है, तो मतलब ये पाई बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये H, और इसका धीरे धीरे बॉन्ड हो रहा है किसके साथ, एक्स के साथ। तो जब बॉन्ड बनेगा इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिड्यूस, तो यहाँ गया पार्शियल पॉजिटिव, और जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो भैया ये हो गया क्या आपका TS1। अब TS2 का जरा बात कर लूँ, तो TS2 में कैसा है कि इस C और H का बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे C और C के बीच में पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है। ठीक है, तो TS2 में कुछ भी नहीं करना है, सीधा ये यहाँ पहले से रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पहले से रहेगा, यहाँ पे X भी रहेगा फिक्स, ये जो H है वो इस बार धीरे धीरे जाएगा और यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। दिस इज TS2। ठीक है, तो हर एक इंटरमीडिएट दो ट्रांजिशन स्टेट से घिरा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें रिएजेंट का, ठीक है, रिएजेंट का, तो फर्स्ट है कि X2 प्लस Fe का यूज करें। ठीक है, तो X2 प्लस Fe का अगर यूज करते हैं तो भी FeX3 पहले बनेगा एंड बाद में X2 को अटैक करेगा और X प्लस जनरेट करवाएगा, या फिर डायरेक्ट X2 प्लस FeX3 का आप यूज करें, वही बात है, सेम प्रोडक्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट एग्जांपल अगर आप बात करें, ठीक है, तो देखो Cl2 प्लस FeCl3 और Br2 प्लस FeBr3। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखें, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है X प्लस, तो यहां से तो X2 और Fe पता चल रहा है, यहां से X आ रहा है, लेकिन अगर यहां आप देख रहे हैं कि X2 प्लस FeX3, तो कौन सा X आ रहा है X प्लस फॉर्म में, तो X2 से ना आ रहा है। बोलोगे सर कैसे, तो FeX3 तो लेविस एसिड है, यहां से X माइनस को होल्ड कर रहा है, तो यहीं से जनरेट हो रहा था क्या आपका X प्लस, तो X प्लस देने वाला कौन सा हुआ, X2, तो यहाँ पे जो X है वही आपका X प्लस में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ भी Cl कोई दिक्कत नहीं, तो ये Cl प्लस देगा आपको क्या, आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये Br2 क्या देगा आपको, Br प्लस देगा क्या आपको, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। लेकिन मान लो अगर आपको ऐसे दे दिया Cl2 प्लस FeBr3, तब भी रिएक्शन होगा, पूछ दे रहा है बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, क्योंकि ब्रोमीन का अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो बोलेंगे ब्रोमिनेशन, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ तो बोलेंगे क्लोरीनेशन, तो यहां पूछ रहा है कौन सा होगा, क्लोरीनेशन होगा या ब्रोमिनेशन, क्या आंसर देंगे। तो याद रखें ये लेविस एसिड है, ये कोई X प्लस प्रोवाइड नहीं करेगा, ये तो यहां से X माइनस को होल्ड करेगा और X प्लस जनरेट कराएगा। X प्लस देने का काम कौन करता है, X2, मतलब Cl2 क्या देगा यहां से Cl प्लस, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या हो गया Cl प्लस, विच अराइजेस फ्रॉम व्हाट, Cl2। ठीक है, तो क्या हो गया यहां का क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन हो गया, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों एक कंडीशन है कि अगर आपको आयोडीनेशन कराना है तो कभी भी आप I2 का यूज नहीं कर सकते। क्या रीजन है कि जैसे आप I2 का यूज करेंगे तो एंड में प्रोडक्ट के साथ HX बनता है, मतलब HI बनेगा, और HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूस करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन मिल जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ICl का। ठीक है, या फिर IBr, तो ICl यूज करेंगे तो Cl चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस, तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा क्या आपका I प्लस, फिर इसका एज ए इलेक्ट्रोफाइल हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट बैंक लिख लीजिएगा कि ICl इज यूज्ड फॉर आयोडीनेशन, ठीक है, समझ गए क्या, ये कंडीशन आप ध्यान रखें। इसके बाद एक पॉइंट और है कि फ्लोरिनेशन इस मेथड से पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मेथड तो होगा
जिसके थ्रू हम लोग फ्लोरिनेशन कराएंगे, और वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट बना के आप लिख लो कि फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड, मतलब F2 प्लस F से तो नहीं होगा, या फिर F2 प्लस F3 से भी नहीं होगा, ठीक है, समझ गए, ये चीज याद है। फिर कैसे होता है फॉर फ्लोरिनेशन, एक मेथड है जो बाद में डिटेल में तो पढ़ेंगे, बट चूंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं हेलोजिनेशन इन बेंजीन, इसलिए यहां पे मैं बताऊंगा शॉर्टकट में, ज्यादा डिटेल में नहीं, बट कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब चीज अभी आपको नहीं बता पाएंगे, आगे जाके उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसका नाम है एक रिएक्शन है जो अभी तक का बेस्ट रिएक्शन माना जाता है फॉर फ्लोरिनेशन, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ने वाले, बट अभी कंडीशन देख लें। अच्छा, आपसे कोई पूछ दे इस मेथड से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लोरीन से F प्लस बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वो हाईली क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाल्ट सीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड हम लेते हैं N2 प्लस Cl-, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये कैसे बनता है ये सारी चीजें आप पढ़ोगे BDC। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये स्टेबल होता है एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन आप कराते हैं BF3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HF, तो यहां से क्या करता है कि ये BF3 एक क्या है लेविस एसिड, ठीक है, ये इस F माइनस को होल्ड करके BF4 माइनस बना लेता है, ठीक है, और यहां से कंडीशन ये बना लेता है N2 प्लस अब BF4 माइनस, ठीक है, जो कि स्टेबल है एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हीट हम कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जैसे हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, और ये डाइजोनियम में जो N2 वो N2 गैस के फॉर्म में बाहर चला जाता है, और BF4 में से BF3 बाहर हो जाता है, और एक F यहाँ पे जाके नाइट्रोजन डाइजोनियम जो है नाइट्रोजन का जहाँ चिपका हुआ वहाँ से वो वहीं पे ये हटा और वहीं पे F चिपक जाता है, ये हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे, या कैसे डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, या बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कैसे बनता है, उस टाइम पे ये पूरा मैकेनिज्म इसका मैं बताऊंगा, एक एक कंडीशन बताऊंगा, बट अभी तो संभव नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट नाइट्रेशन। थैंक यू।